आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम दशक की बात करने वाले हैं। एक ऐसा दशक जो चुनौतियों से भरा था और जिसने एक नए राष्ट्र की नींव रखी। सोचिए, एक तरफ आप आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आपको सरकार भी चलानी है। कैसा रहा होगा ये? यही वो सवाल था जिसका सामना भारत के नेताओं को करना पड़ा 1937 से 1947 के बीच। चलिए इसी कहानी को जरा करीब से देखते हैं। तो बात शुरू होती है साल 1937 से। ये वो साल था जब पहली बार एक बड़े पैमाने पर भारतीयों को खुद अपनी सरकार चलाने का मौका मिला। प्रांतीय स्तर पर ही सही, पर यह एक बहुत बड़ी बात थी। और ये सब मुमकिन हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की वजह से। इसी के तहत फरवरी 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। और जानते हैं, ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक आंदोलन से उठाकर एक ऐसी पार्टी बना दिया जो अब शासन करने वाली थी। और जब नतीजे आए तो क्या कहने, कांग्रेस के लिए ये एक जबरदस्त जीत थी। 5 बड़े प्रांतों में तो उन्हें पूर्ण बहुमत मिला। मतलब साफ था, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी थी। अब यहां एक मजेदार बात है, इतनी बड़ी जीत, शासन करने का इतना बड़ा मौका, लेकिन ये सब चला कितने दिन? सिर्फ 28 महीने। जी हां, स्वशासन का यह पहला एक्सपेरिमेंट बहुत ही छोटा रहा। और इन 28 महीनों में भी सब कुछ ठीक नहीं था। पार्टी के अंदर ही एक बड़ा संकट पैदा हो रहा था। और इसकी वजह कोई बाहरी ताकत जैसे अंग्रेज नहीं थी, बल्कि कांग्रेस के अपने ही नेता थे। ये संकट खुलकर सामने आया 1939 के त्रिपुरी सेशन में। अध्यक्ष पद के लिए 2 बड़े नेता आमने सामने थे। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस और दूसरी तरफ पट्टाभी सीतारामैया। और ये सिर्फ 2 लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये 2 अलग अलग विचारधाराओं का टकराव था कि आज़ादी कैसे हासिल की जाए। हुआ ये कि चुनाव तो बोस जीत गए, लेकिन गांधी जी के साथ उनके मतभेद इतने ज्यादा बढ़ गए कि आखिरकार चुनाव जीतने के बावजूद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सोचिए, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नए अध्यक्ष बने। बोस की सोच को समझने के लिए ये एक लाइन ही काफी है, इंग्लैंड की जरूरत आयरलैंड का मौका है। उनका साफ मानना था कि यूरोप में जो युद्ध छिड़ने वाला है वो भारत के लिए आज़ादी हासिल करने का एक सुनहरा मौका है, भले ही इसके लिए ब्रिटेन के दुश्मनों से हाथ क्यों न मिलाना पड़े। तो एक तरफ कांग्रेस अपने अंदरूनी झगड़ों से जूझ रही थी और दूसरी तरफ, ठीक जैसा बोस ने कहा था, एक बाहरी संकट दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। और इसी संकट की वजह से कांग्रेस के 28 महीने के शासन का अंत हुआ। देखिए हुआ क्या। सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और ब्रिटेन ने भारत से बिना पूछे, बिना सलाह मशवरा किए ये ऐलान कर दिया कि भारत भी इस जंग में शामिल है। बस इसी बात पे हंगामा मच गया। कांग्रेस ने इसके विरोध में अपने सभी मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दे दिया। और फिर जिन्ना ने इस मौके को भुनाते हुए कांग्रेस शासन के खत्म होने की खुशी में मुक्ति दिवस मनाने का ऐलान कर दिया। तो कांग्रेस का ये इस्तीफा जो एक विरोध के तौर पर था, उसका एक ऐसा नतीजा निकला जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। इसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो दूरी थी उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया। वो खाई और गहरी हो गई। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। विश्व युद्ध खत्म हुआ और अब आज़ादी लगभग तय थी, लेकिन इसी के साथ एक और बहुत बड़ी चुनौती सामने आकर खड़ी हो गई। वो थी सैकड़ों रियासतें। उनका क्या होगा? वैसे इस मुद्दे की जड़ें काफी पुरानी थीं। 1927 में बनी बटलर कमेटी ने भी इस पर काम किया था। लेकिन अब बात अलग थी। अब अंग्रेज जा रहे थे और सवाल ये था कि इन रियासतों की संप्रभुता यानी उनकी आज़ादी का क्या होगा। देखिए, इन रियासतों के पास 3 ऑप्शन थे, या तो भारत में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान में, या फिर आज़ाद रहें। आप जरा सोचिए, अगर ये सब आज़ाद रहने का फैसला कर लेते तो भारत का नक्शा कैसा दिखता। जगह जगह आज़ाद देश, मतलब एक अखंड भारत का जो सपना था वो चकनाचूर हो सकता था। तो फिर इस नामुमकिन से लगने वाले काम को कैसे पूरा किया गया? कैसे बना वो भारत जिसे हम आज जानते हैं? चलिए देखते हैं। ज्यादातर रियासतें तो मान गई और शांति से भारत में शामिल हो गई, लेकिन 3 बड़ी रियासतें थीं जिन्होंने साफ इनकार कर दिया: जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। और इनकी वजह से हालात बहुत पेचीदा हो गए, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी और मिलिट्री के लेवल पर भी। लेकिन भारत सरकार भी दृढ़ थी। उन्होंने कूटनीति, राजनीतिक दबाव और जहां जरूरत पड़ी वहां सैन्य कार्रवाई, हर तरीका अपनाया। और नतीजा ये हुआ कि 1948 के आखिर तक इन तीनों रियासतों को भारत का हिस्सा बनना ही पड़ा। और इस पूरे मुश्किल और बहुत ही नाजुक काम को अंजाम देने का श्रेय
एक ही इंसान को जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी सूझबूझ और मजबूत इरादों के बिना ये शायद मुमकिन ही नहीं था। तो हमने देखा कि कैसे सरकार चलाने के पहले स्वाद से लेकर अंदरूनी और बाहरी संकटों से जूझते हुए एक बिखरे हुए देश को एक करने तक इन 10 सालों ने वाकई आज के भारत की शक्ल तय की। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, अगर इन 10 सालों में कुछ भी अलग हुआ होता तो क्या आज का भारत वैसा ही होता जैसा हम इसे जानते हैं?